वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, अपना जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था सैटरडे को, ठीक है। और टेस्ट में आपने कितनी अच्छी तरीके से तैयारी की वो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके राइट आंसर कितने थे। यदि कम थे तो और मेहनत की जरूरत है। और मैंने बताया था कि आपकी जो अगली क्लास मंडे को होगी उसमें मुगल काल पढ़ाया जाएगा, यानी कि मुगल कालीन भारत, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे नया वंश, नया काल, मुगल कालीन भारत, ठीक है। देखिए, मुगल कालीन भारत, इस मुगल कालीन भारत का जो समय है, काल है, वो है 1526 से लेकर के 1858 तक। देखिए, मुगल कालीन भारत प्रारंभ कहां से होता है? 1526 से। तो 1526 में मैंने एक घटना आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1526 में क्या हुआ था। 1526 में इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के शासक बाबर के बीच युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार हुई, ठीक है ना। और भारत में कौन से वंश, कौन से काल का उदय हुआ? मुगल काल का उदय हुआ। इधर देखिए, यहां से लेकर के 1858 यहां कौन सी घटना हुई? देखिए, 1857 में क्या होती है? क्रांति होती है। भारत में स्वतंत्रता के लिए क्रांति होती है। इस 1857 की क्रांति में इस मुगल वंश से संबंधित ही एक शासक होता है बहादुर शाह, और बहादुर शाह को क्या करते हैं ये क्रांतिकारी अपना शासक, अपना राजा निर्वाचित कर लेते हैं, यानी नियुक्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या होता है? अंग्रेज अधिकारी पकड़ कर ले, उसको क्या होता है? अंग्रेज अधिकारी 1858 में पकड़ लेते हैं और रंगून की जेल में कैद कर देते हैं। तो 1858 तक यह मुगल काल रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है भारत में। तो हमें पढ़ना है 1526 से लेकर के 1858 तक। देखिए, मुगल काल का जो पहला शासक होता है उसका नाम होता है बाबर। ये मुगल वंश का संस्थापक होता है। और ये बाबर होता कौन है? देखिए, बाबर के पिता का नाम होता है उमर शेख मिर्जा। ठीक है। और बाबर का जो वास्तविक नाम होता है या पूरा नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर होता है। इसकी माता का नाम होता है कुतुल निगार खानम। आपके सिलेबस में है नहीं है, पिता का नाम भी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक है। माता का नाम कुतुल निगार खानम होता है। अब देखिए, जो बाबर होता है ये तैमूर वंश का वंशज होता है। तैमूर वंशज होता है। तैमूर वंशज कौन? मैंने आपको बताया था कि लोदी वंश में जो होता है कौन? खिज्र खां। यानी कि जो तैमूर शासक होता है ये तुर्क शासक होता है और ये दिल्ली को जीत लेता है, ठीक है ना। दिल्ली को जीत करके ये शासक किसे नियुक्त कर देता है? दिल्ली का खिज्र खां को, ठीक है ना। तो ये वो तैमूर है जिसने दिल्ली को जीता था, ठीक है ना। किससे? तुगलक वंश के नसरुद्दीन महमूद से उसको पराजित करके तैमूर ने दिल्ली को जीता और दिल्ली को किसके अधिकार में सौंप दिया? खिज्र खां के अधिकार में सौंप दिया। तो ये उस तैमूर का वंशज है कौन? बाबर। ये तो पिता की ओर से वंशज हुआ, ठीक है। और माता की ओर से ये जो बाबर है ये चंगेज खां का वंशज होता है। चंगेज खां का वंशज होता है, ठीक है ना।
यानी कि इसकी जो माता होती है कुतुब निगार खानम, ये किस वंश से, चंगेज खां के वंश से संबंध रखती है, और इसका पिता जो होता है वो तैमूर के वंश से संबंधित होता है। ठीक है ना। अब बाबर क्या करता है कि बाबर अपने पिता कौन, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद में फरगना का शासक बनता है, फरगना का शासक बनता है। कब बना था, पिता की मृत्यु के बाद। और फरगना का जब शासक बना तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की। अब देखिए, जब बाबर दिल्ली का शासक होता है उसी समय राजस्थान के जो राजपूत शासक होते हैं उनके शौर्य को देखकर यह बाबर घबराता है, यानी कि राजस्थान के राजपूत शासकों से युद्ध करने की इसके मन में आती है, और यह दिल्ली से चलता है और राजपूत शासकों से युद्ध करने जाता है। तो क्या करता है, बाबर और राणा सांगा, इन दोनों के मध्य 1527 में एक युद्ध होता है, बयाना का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, राणा सांगा जो राजपूत शासक होता है इस बाबर को पराजित कर देता है। ठीक है, हरा देता है। तो क्या होता है, बाबर इस हार का बदला लेने के लिए दोबारा क्या करता है, बाबर और राणा सांगा के मध्य मार्च 1527 में खानवा के मैदान में, और यह खानवा का मैदान आगरा से 40 किलोमीटर दूर भरतपुर में, खानवा के मैदान में युद्ध होता है। अब देखिए ये एक प्रसिद्ध युद्ध है, क्योंकि क्या करता है कि पहले युद्ध में, बयाना के युद्ध में जब मुगल सेना हार जाती है, बाबर को पराजय का मुंह देखना पड़ता है, तो बाबर क्या करता है, अपने सैनिक और प्रजा को इस हार का बदला लेने के लिए इस युद्ध में, यानी खानवा के युद्ध में, और जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा देता है। जिहाद क्या है, ये एक धर्म युद्ध है, यानी अपने सैनिकों से कहता है कि ये आपके धर्म से संबंधित युद्ध है, और इसमें कुछ शर्तें भी लागू करता है, यानी कि सैनिकों से कहता है कि मैं काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक सिक्का भेंट करूंगा, तमगा कर माफ कर दूंगा, और जीवन में कभी भी मद्यपान यानी कि शराब का सेवन नहीं करूंगा। तब जाकर के इसकी सेना इस राणा सांगा से युद्ध करती है। ठीक है, इस युद्ध में बाबर की क्या होती है, जीत होती है, और राणा सांगा की क्या होती है, हार होती है। हार होने का कई कारण है। कारण क्या थे कि बाबर क्या करता है, इस युद्ध में तोपों का प्रयोग करता है। बाबर खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग करता है, और इन तोपों का प्रयोग बाबर ने ईरानियों से सीखा था। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था कि बाबर ने खानवा के युद्ध को तुगनुमा पद्धति से जीता था। तुलगुमा पद्धति में क्या होता है कि सेना रिजर्व में रख ली जाती है, जैसे कि 500 सैनिक पहले लड़ा दिए, उसके बाद 500 सैनिक बाद में, यानी कि पूरी सेना को एक साथ नहीं लड़ाया जाता, वो विधि कहलाती है तुलगुमा विधि। यह पद्धति बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। ठीक है, और अगला कारण क्या था कि जो राणा सांगा का एक सेनापति था, यानी एक सहयोगी था, जिसका नाम था सलहदी कंवर। सलहदी कंवर ये क्या करता है कि युद्ध में राणा सांगा को विश्वासघात कर देता है, और यह बाबर की तरफ मिल जाता है।
इस तरह से राणा सांगा की इस युद्ध में हार होती है और विजयी होता है, और विजयी होने के बाद में बाबर इस युद्ध में ही गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध युद्ध था। इसके बाद में इधर देखिए, बाबर अपने जीवन का अगला युद्ध लड़ता है, यानी 1528 में बाबर और चंदेरी के मेदिनी राय के मध्य युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय हार जाता है। ठीक है, इसके बाद 1529 में बाबर और अफगान सेना के मध्य घाघरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है और अफगान सेना को हार का मुंह देखना पड़ता है। ठीक है ना। इसके बाद दिसंबर यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। और बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके पुत्र से यमुना नदी के किनारे, यमुना के किनारे आगरा के आराम बाग में दफनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि मरने से पहले बाबर अपने पुत्रों से कहता है कि मेरा दफन काबुल में करना है। तो इसके पुत्र, जिन्हें बाद में ध्यान आता है, तो ये क्या करते हैं, आराम बाग से इसकी कब्र को खोद करके और काबुल में दफना देते हैं। तो काबुल में इसका मकबरा भी बना हुआ है। प्रश्न में पूछ लेता है कि बाबर का मकबरा कहां है, तो आंसर क्या होगा, काबुल में। और देखिए, बाबर ने अपने जीवन पर आधारित एक पुस्तक का निर्माण किया, यानी कि एक रचना की, जिसका नाम था बाबरनामा। इसका दूसरा नाम था तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखना जरूरी है। तो ये हुआ अपना बाबर। देखिए, बाबर ने अपने जीवन में लगातार 4 युद्ध लड़े थे और चारों युद्धों में विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना। तो बाबर के चारों युद्धों को याद रखना जरूरी है। पहला युद्ध मैंने बताया था पानीपत का। प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किस किस के मध्य, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें जीत बाबर की हुई और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। चारों युद्ध एक बार दोबारा देखिए। प्रथम युद्ध बाबर का, ठीक है। दूसरा युद्ध मैंने बताया प्रसिद्ध जो था खानवा का युद्ध, कब हुआ था, मार्च 1527 में। उसके बाद तीसरा युद्ध 1528 में और चौथा युद्ध लड़ा था 1529 में। यानी पानी पी के खाना खा के चंदेरी में घाघरा के बाद मर गया कौन, बाबरा। ठीक है ना। इस तरह से याद रखना है, पानी पी के खाना खा के चंदेरी में घाघरा के बाद मर गया कौन, बाबरा। क्रम याद है ये 26, 27, 28, 29 और 30 में मर गया। ठीक है ना। इस तरह से चारों युद्ध याद रखने। चारों युद्ध किस किस शासक के विरुद्ध लड़े गए थे, एक बार दोबारा देख लीजिए। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। वास्तविक नाम क्या था इसका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर वंश इसके पिता से संबंधित था और चंगेज वंश इसकी माता से संबंधित था। ठीक है ना। फरगना का शासक पिता की मृत्यु के बाद बनता है और उपाधि कौन सी धारण करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है।
राजपूत राजाओं के बढ़ते शौर्य को देख करके बाबर राजस्थान आता है और राजस्थान में पहला युद्ध लड़ता है राणा सांगा से 1527 में, जिसे बयाना का युद्ध कहा गया, जिसे बाबर को हार का मुंह देखना पड़ता है। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर और राणा सांगा में खानवा का युद्ध होता है मार्च 1527 में, जिसमें बाबर जिहाद का नारा देता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध में राणा सांगा की हार का जो कारण था कि इसका एक सेनापति सनैदी कवर इसके साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है, और यह युद्ध बाबर तुलगुमा पद्धति से जीतता है। उसके बाद 1528 में बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य होता है। 1529 में बाबर और अफगान सेना के मध्य जो युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध, और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। यमुना के किनारे आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया जाता है, लेकिन बाद में इसकी इच्छा के अनुसार इसे काबुल में दफनाया जाता है, जहां इसका मकबरा बना हुआ है। बाबर ने अपने जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बाबरनामा, दूसरा नाम है तुजुक-ए-बाबरी। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है ना, तो इसके बाद इसका पुत्र शासक बनता है हुमायूं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे अगला शासक हुमायूं। देखिए, मुगल वंश का अगला शासक होता है, वो होता है हुमायूं। देखिए, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। ये हुमायूं क्या करता है, अस्करी, हिंदाल और कामरान के लिए अलग अलग प्रांत दे देता है। जैसे किसी के लिए मेवात प्रांत दे दिया, ठीक है, किसी के लिए जैसे अस्करी के लिए काबुल दे दिया, इस तरह इनके लिए अलग प्रांत बांट देता है और स्वयं क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, अब हुमायूं क्या करता है, अपने जीवन में गुजरात व मालवा पर अधिकार करता है। इसके बाद में हुमायूं एक दीनपनाह नामक नगर की स्थापना करता है। देखिए, जिस समय दिल्ली का शासक हुमायूं होता है, उसी समय एक अफगान सैनिक, अफगान शासक जिसका नाम होता है शेर खां, यह भारत आता है और शेर खां और हुमायूं के मध्य युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम, यह युद्ध होता है जून 1539 में। युद्ध का नाम होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है, शेर खां विजयी होता है और हुमायूं की पराजय होती है। इस युद्ध में क्या करता है, जो शेर खां होता है वो शेर शाह की उपाधि, शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है ना, इस शेर खां का जो वास्तविक नाम होता है वो होता है फरीद खां, लेकिन इसे शेर शाह सूरी कहा जाता है। ठीक है ना, अगला युद्ध होता है शेर खां यानी कि फरीद खां और हुमायूं के मध्य। यह युद्ध होता है 1540 में। इस युद्ध को कहा जाता है कन्नौज या विलग्राम का युद्ध। ठीक है ना, इस युद्ध में भी शेर खां विजय होता है और हुमायूं की हार होती है, और हारने के बाद में से हुमायूं भाग करके गंगा के पार चला जाता है। ठीक है ना, भाग जाता है और निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। 15 साल तक यह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। 15 वर्ष तक हुमायूं
निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। अपने इस निर्वासित जीवन में यह हुमायूं एक विधवा हमीदा बानो से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद में इस हमीदा से ही पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है अकबर। ठीक है ना। अकबर की प्राप्ति के बाद में जब 15 वर्ष बाद हुमायूं वापस आता है तो यह मच्छीवाड़ा के युद्ध में, इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में कौन होते हैं? नसीब खां व तातार खां, ये दोनों सेनापति होते हैं मच्छीवाड़ा के युद्ध में। ये कौन होते हैं? ये अफगान होते हैं दोनों। तो इनकी सेना को क्या करता है? 1555 में ये हुमायूं पराजित कर देता है। इसके बाद में 1555 में दूसरा युद्ध होता है अफगान सेना से, सरहिंद का युद्ध। और इस सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार किसका हो जाता है? हुमायूं का हो जाता है। यानी सरहिंद के युद्ध में अफगान सेना पराजित होती है और हुमायूं की विजय के साथ ही दिल्ली पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? एक दिन जब हुमायूं दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से उतर रहा था तो ये अफीम के नशे में था। अफीम के नशे में गिरकर मौत हो जाती है। ठीक है। ये जो हुमायूं होता है ये ज्योतिष में विश्वास करता था। ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ताह में 7 रंगों के कपड़े पहनता था। ठीक है ना। तो इसके बाद में अब हमने हुमायूं पढ़ लिया तो बीच में देखिए जो यहां हमने पढ़ा कि शेरशाह सूरी 1539 और 40 में हुमायूं को हरा देता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरी साम्राज्य। ठीक है ना। तो इससे पहले इसको एक बार और देख लीजिए कि हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में एक था। 4 पुत्र अस्करी, हिंदाल और कामरान थे। ये जब शासक बना तो इसने क्या किया? गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया। इसने एक दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की। इसके बाद में एक अफगान शासक शेर खां और हुमायूं के मध्य में जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। ठीक है। इस युद्ध में शेर खां ने विजय प्राप्त की और शेरशाह की उपाधि धारण की। इस शेर खां का वास्तविक नाम था फरीद खां। दूसरा युद्ध होता है 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जिसमें शेर खां हुमायूं को भारत से बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। यानी कि ये निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। अपने निर्वासित जीवन के तहत इसे एक विधवा हमीदा बानो बेगम से शादी करनी पड़ती है और हमीदा बानो बेगम से पैदा होता है कौन? पुत्र अकबर। 15 वर्ष बाद यानी 1555 में हुमायूं वापस भारत में आता है और एक अफगान सेना जिसके सेनापति नसीब खां और तातार खां होते हैं उनको युद्ध में पराजित कर देता है और यह युद्ध कहलाता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसके बाद में 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में भी अफगान सेना को पराजित करता है। ठीक है। और दोबारा से भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। कब? 1555 में। और इसके बाद 1556 में
ठीक है ना। ये दीनपना नगर की सीढ़ियों से उतरता है, अफीम के नशे में चूर रहता है, तो उन सीढ़ियों से फिसल करके गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, ये ज्योतिष में विश्वास करता था और सप्ते में 7 रंगों के कपड़े पहनता था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहां तक नोट कीजिए और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सूर साम्राज्य, और सूर साम्राज्य के बाद में पढ़ेंगे फिर अकबर, ठीक है ना। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य अगली क्लास में, और सूर साम्राज्य खत्म होने के बाद पढ़ा जाएगा मुगल वंश का अकबर, ठीक है ना। कोई भी परेशानी नहीं आएगी मुगल काल से संबंधित, ठीक है, क्योंकि जितना भी है उससे अधिक यहाँ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।